नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक के करंट अफेयर्स कवर अप कर रहे हैं। अभी तक की बात करें तो हमने प्रमुख रूप से प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हमने कवर अप कर लिया है। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल एग्जाम साधक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ईयरली करंट अफेयर्स के नाम से। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स की खबरें भी, स्पोर्ट्स कहां से कहां तक कवर किया है हमने, जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के स्पोर्ट की सारी खबरें, कौन से सम्मान स्पोर्ट्स में दिए गए हैं, कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी टीम ने जीता है, ये सारी चीजें हमने इसके अंतर्गत कवर अप किया है। उसके बाद हम बात करते हैं आज प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियों की, जिसके अंतर्गत हम जनवरी 2023 से लेकर 2022 से लेकर 2023 तक के सभी प्रमुख व्यक्तित्व और नियुक्तियों को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने से पहले एक माइंड मैप बना लेते हैं कि माइंड मैप बनाने का मतलब क्या है। माइंड मैप बनाने का मतलब यह है कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं और जो नियुक्तियां हैं उसके अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कवर अप करने वाले हैं, देशों के नवीनतम राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश में जो नियुक्तियां हुई हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हो गए या पीएम हो गए, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों का जिनका निधन हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें केवल भारत नहीं, इसके अंतर्गत हम भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनकी डेथ हुई है उन सब को हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो नवीनतम नियुक्तियों की तो बात करेंगे ही। नवीन नियुक्तियों में भी हमारे जो कवर अप करने का तरीका रहेगा वो रहेगा भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम सारी चर्चा करने वाले हैं। चर्चित खेल व्यक्तित्व, वैसे तो हमने स्पोर्ट वाला जो हमारा करंट अफेयर्स है, ईयरली करंट अफेयर्स, हमने मैक्सिमम चीजें वहीं पर व्यक्तित्व के रूप में कवर अप कर ली हैं। लेकिन उसके बाद भी जो चर्चित खेल व्यक्तित्व हैं, भारत से संबंधित हो या मध्य प्रदेश से संबंधित हो, मेनली क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्तित्वों के बारे में जरूर पूछा जाता है, और खासकर खेल व्यक्तित्वों के बारे में। तो इस पर हमने विशेष ध्यान दिया है और इनके लिए अलग से चीजें हम आज आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्या होता है, जो मैक्सिमम वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम की तो बात छोड़िए, एमपीपीएससी में भी अब ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम आपको प्रमुख व्यक्तित्व और नियुक्तियां पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें हम ब्रांड एम्बेसडर को भी कवर अप करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रथम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जैसे किसी महिला, प्रथम महिला किसी राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष बनी है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी में भी और वनडे एग्जाम्स में भी इस तरह से महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्रथम के रूप में उसको कवर अप कर लें, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। प्रथम व्यक्तित्व के अंतर्गत और बहुत सारे जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, पहली बार भारत का कोई व्यक्तित्व जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं उसके बारे में हम चीजें बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जिस व्यक्तित्व ने कोई बड़ा काम किया है, कोई नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद बात आती है सम्मान और पुरस्कार की। इसकी बात करेंगे तो सम्मान और पुरस्कार में मैक्सिमम चीजें हमने इस क्लास में कवर अप करी हैं, जो हमारे चैनल एग्जाम साधक के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाकर एग्जाम और सम्मान के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आज जो बचे हुए हैं वो सम्मान और पुरस्कार हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक माइंड मैप आपका बन गया होगा कि हम किस हिसाब से, किस तरह से कवर अप करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी चीज होती है बताना। इसमें क्या होगा कि आपका भी फ्लो बना रहेगा कि अब इसके बाद ये आने वाला है, ये चीजें कवर अप होंगी, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश स्पेशल, मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो हम कवर अप करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के निधन हुए हैं वो हम कवर अप करेंगे।
तो मध्य प्रदेश स्पेशल पर हम विशेष ध्यान देने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आज हमारे कवर अप करने का तरीका क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले देश के नवीनतम राष्ट्राध्यक्ष। कौन राष्ट्राध्यक्ष? प्रधानमंत्री भी उसके अंदर इंक्लूडेड है और राष्ट्रपति भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गैब्रियल बोरिक की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? हो सकता है कि आपको गैब्रियल बोरिक का नाम दे दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गैब्रियल बोरिक संबंधित है, तो ये एक राजनीतिज्ञ कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि चिली के दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उसमें भी क्या आंसर करना है? गैब्रियल बोरिक आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गैब्रियल बोरिक के बारे में आपको तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहली क्या? ये चिली के राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है आपको। कहां के हैं राष्ट्रपति? ये चिली के हैं। वामपंथी विचारधारा से ये संबंधित हैं। चिली के राष्ट्रपति हैं, वामपंथी विचारधारा से ये संबंधित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 35 वर्ष की उम्र में देश चलाने वाला पद, राष्ट्रपति का पद इन्हें दिया गया है। अपने आप में एक बड़ी बात होती है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहे हैं और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सबसे युवा नेता के रूप में और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें चुना गया है। इसके बाद यह भी आपको याद रखना है कि इन्होंने सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? सेबेस्टियन पिनेरा का नाम लिया है। ये थोड़ा सा नाम टफ होते हैं, जो सुनते रहते हैं अक्सर, उनके लिए तो ज्यादा टफ नाम नहीं है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय खबरों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं उनके लिए ये नाम टफ हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एग्जाम साधक, आप वहां पर जाकर जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पूरी पीडीएफ आपको हम वहां उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो गैब्रियल बोरिक के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं अली खान इस्माइलोव। तो पहला क्वेश्चन, आखिर ये कौन है? आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि साहब ये कौन है? अली खान इस्माइलोव। तो ये हैं कजाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। और ये वर्ष भर आपने जो कमेंट किया है, इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उस कारण से ये इन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। ठीक है, इसलिए इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। एक बार फिर बोल रहा हूं, अली खान इस्माइलोवा, ये कौन है? कजाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कजाकिस्तान के ही बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां के राष्ट्रपति का नाम कौन है? राष्ट्रपति, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए और उनका नाम है कसीम जोमार्ट। क्या नाम है? कसीम जोमार्ट। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये भारतीय मूल के हैं। कौन है भारतीय मूल के? ऋषि सुनक। इनका नाम आपने काफी सुना होगा। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग इन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम से कम बल्कि भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं इस नाम से ज्यादा जानते हैं। आपने कई तरह के मीम्स भी देखे होंगे कि अब अंग्रेजों ने हम पर कई वर्षों तक शासन किया है, अब 21वीं शताब्दी भारतीयों की है और भारतीय अब ब्रिटेन पर शासन करेंगे। इस तरह के बहुत सारे मीम्स आपको देखने को मिले होंगे। उसके बाद इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है और खासकर भारत में रहने वाले लोगों के लिए कि इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है ना, जो शपथ ली है वो भगवत गीता के नाम पर शपथ ली है। भगवत गीता को मतलब साक्षी मानकर इन्होंने शपथ ली है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है? ऋषि सुनक के बारे में हो सकता है यदि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं और भगवत गीता को साक्षी मानकर इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में शपथ ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसलिए एग्जाम के लिहाज से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
इजराइल के नए प्रधानमंत्री, नए क्या, ये कई बार बन चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। इनका आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले नरेंद्र मोदी जी के साथ ये सागर किनारे शायद गोवा में थे, गोवा में इनको सैर करते हुए देखे होंगे आप, यूट्यूब के कई बार वीडियोस में ये देखने को मिले हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। और आपको यदि याद होगा, इन्होंने एक भारत को एक ऐसी मशीन गिफ्ट करी थी कि उस मशीन में समुद्र का जो खारा जल होता है उसे पीने योग्य बनाया जाए। काफी चर्चा में रहे थे जब ये भारत आए थे। ठीक है ना, तो याद रखना है, यही फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार? छठी बार इस पद पर इन्हें बिठाया गया है। 2009 से 2021 तक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, और खासकर आज के 21वीं शताब्दी में जब वर्ल्ड भर की राजनीति बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, तो इस तरह का अस्तित्व है इनका, और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल और भारत के संबंध वैसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक मायने रखते हैं, इसलिए इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना उनके प्रमुख कार्यों में से एक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। विशेष चीज तो ये याद रखनी है कि इनका नाम याद रखना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कहां के प्रधानमंत्री हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाम आपने काफी सुना होगा, एमैनुएल मैक्रों का। ठीक है, इनका नाम कैसे सुना होगा आप? ये फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये पहली बात आपको याद रखना है। और कई बार आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति नॉर्मल जो बसें चलती हैं आम लोगों के लिए, उस बस में पहुंचकर ये अपने पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। ठीक है, जाते हैं। तो ये हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसीलिए कम उम्र में इन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व है और इनका नाम आपको याद रखना है, एमैनुएल मैक्रों का नाम याद रखना है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को हराया है। विगत 20 वर्षों में पहली बार फ्रांस में किसी को राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नाम। ठीक है, ये नाम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे आएगा? एमैनुएल मैक्रों संबंधित है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यही नाम आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपको यह बन सकता है कि फ्रांस के इतिहास में 20 वर्षों बाद पहली बार कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर दोबारा बैठा है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये नाम इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नाम की। तो एलिजाबेथ बॉर्न इंपॉर्टेंट नाम है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। ये फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? फ्रांस के राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, और ये फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं। और इनका नाम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला है। कौन सी महिला है? दूसरी महिला है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब दूसरी महिला बनी है तो स्वाभाविक है कि एक जीएस का क्वेश्चन अपने आप बन जाता है कि भैया जब ये दूसरी है तो प्रथम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है कि पूर्व एडिथ किसन। क्या नाम याद रखना है? पूर्व एडिथ किसन जो है इस पद पर बैठने वाली पहली थी। किस पद पे? फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाली जो पहली महिला थी वो थी पूर्व एडिथ किसन। ये नाम भी आपको याद रखना है। यदि हो सके तो आप नोट डाउन करते चलिए, यदि नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपने बहुत अच्छे संबंध हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हम डेली डालते हैं उसमें अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक सांस्कृतिक संबंधों को लेकर बहुत बड़ा समझौता हुआ है। ठीक है, इस लिहाज से और वैसे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंथनी अल्बानीज, ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? एंथनी
अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं, यह पूछा जा सकता है। और यह जनरल इंफॉर्मेशन है कि यह लेबर पार्टी से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस पद पर इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। किसको हराया है इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को हराया है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एंथनी अल्बानीज नाम देकर भी आपसे वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में और इनको कई बार आपने देखा होगा, ये भारत के दौरे में भी आ चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। क्या है, एक बार फिर मैं अपने आप को रिपीट करता हूं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और किन्हें स्थान से हटाया गया है, तो खलीफा बिन जायद अल नाहयान को स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, और अंतिम नाम सेम है, इसलिए बड़े ध्यान से आपको याद रखना है कि अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो शेख मोहम्मद साहब बने हैं और किसको हटा के वो बनाए गए हैं, तो खलीफा बिन जायद को हटाकर बनाए गए हैं। इसीलिए मैंने दोनों नाम इस स्लाइड में आपको उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इराक के राष्ट्रपति, ये हमेशा चर्चा में रहता है, ये रहते हैं अब्दुल लतीफ रशीद का नाम आपको याद रखना है। किसी न किसी कंट्री के बारे में ये कुछ न कुछ चीजें बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इराक के जो है ये कुर्द नेता है। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, ये कुर्द नेता है, ठीक है। अब्दुल लतीफ रशीद राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। इनसे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं कि कौन चुना गया है। तो ये कुर्द नेता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे, तो बरहम सालीह का स्थान लेंगे। कौन लेंगे, बरहम सालीह का स्थान लेंगे। और किसके द्वारा चुने गए हैं, तो इराकी संसद सदस्यों के द्वारा इन्हें चुना गया है। आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी यदि मौका मिला तो इराक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और भारत और इराक के संबंध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत और उन देशों का संबंध कैसा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये क्लास तैयार की है। और सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कम से कम आप 1 या 2 बार यदि वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ से रीड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। क्योंकि आपको लिखना नहीं है, वहां पर एग्जामिनेशन में आपको क्लिक करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे श्रीलंका के राष्ट्रपति। जैसा कि श्रीलंका आप देखेंगे कि 2022 में काफी चर्चा में रहा, क्यों, वहां की अर्थव्यवस्था के कारण। और ये जो राष्ट्रपति भी बदले गए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, वहां की अर्थव्यवस्था का जो ये गिरता हुआ स्तर था। वहां की जनता किसी भी तरह से पुराने राष्ट्रपति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए रानिल विक्रमसिंघे, किसको, रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया है। किसकी जगह में बनाया गया है, गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया था। पहली बात, आपको यहां पर दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले नाम हैं। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे और उन्होंने पूछ लिया कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, और गोटबाया राजपक्षे भी नाम दे दिया उन्होंने और रानिल विक्रमसिंघे भी नाम दे दिया, तो कंफ्यूजन होना 100% श्योर है यदि आपके मन में क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो आपको याद रखना है कि रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, कहां के, श्रीलंका के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लियो वराडकर। यह नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों नाम याद रखना है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर। और कहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए इनका नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए भी इनका नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके पिता अशोक वराडकर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वराड गांव से हैं,
ठीक है, इसीलिए ये भारतीय मूल के हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए लियो वाराडकर किससे संबंधित है, उसमें लिखा रहेगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, या कुछ अन्य चीजें भी लिखी जाएंगी, लेकिन आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं खाना है और आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इनको टिक करना है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी अपने बयानबाजी के लिए भी काफी फेमस रहते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में किसी राजनीतिक दल ने दोबारा सत्ता संभाली है, यह इंपॉर्टेंट बात है। और जो सत्ता संभाली है उसमें दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का चयन किया गया है, इसलिए इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एन बीरेन सिंह, इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्हें मणिपुर का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि यहां पर राज्य का नाम दे देंगे, ठीक है, और यहां पर कुछ नाम दे देंगे 2, 3, 4, और उसके बाद कह देंगे कि जो नाम सही है उन राज्यों से आप मिलाइए। ठीक है ना, इस लिहाज से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हर राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, और खासकर कहां, नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। और यदि इस तरह से 4 ऑप्शन देके आपसे पूछे जाते हैं और इनमें से यदि आपको दो भी पता है ना, तो आप उस आंसर को सही कर जाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है इसे, एन बीरेन सिंह का नाम। उसके बाद प्रमोद सावंत का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत का। प्रमोद सावंत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बाद ये बहुत ही जमीनी नेता थे। आप कई बार वीडियो में देखे होंगे तो एक इनके पास स्कूटर थी मनोहर पर्रिकर साहब के साथ, बहुत ही विशाल व्यक्तित्व था, IITN थे। ठीक है, इसके बाद जो मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला है प्रमोद सावंत, तो इनके कारण भी काफी चर्चा में ये रहे हैं, इनके नाम के कारण कि इनकी जगह में किसको नाम दिया जाए, और बीजेपी में काफी माथापच्ची इनके नाम को लेकर हुआ था। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और दूसरी बार इनको गोवा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और इसके पहले मैंने आपको समझा ही दिया है कि राज्यों के, और मैक्सिमम आपको ये याद रखना कि जो छोटे छोटे राज्य हैं कम से कम उनके मुख्यमंत्री नाम जरूर याद रखिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, गोवा हो गया, ठीक है, इन चीजों के आपको नाम को याद रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और इस तरह के क्वेश्चन गलत हो ये बिल्कुल भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। डॉक्टर माणिक साहा, किसको? डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, उसके बाद ये त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। संख्या से भी नाम पूछा जा सकता है क्योंकि त्रिपुरा छोटा राज्य है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको आंसर क्या देना है? माणिक साहा देना है। ठीक है, इन्होंने बिप्लब कुमार देव का स्थान लिया है। ये बिप्लब कुमार देव ये भी काफी बयानबाजी में रहे हैं, और काफी बयानबाजी के कारण ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है इस स्लाइड के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, एकनाथ शिंदे। अब इनका नाम आप कैसे भूल सकते हैं? कितने विवाद के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने केवल मुख्यमंत्री का पद ही नहीं बल्कि पूरी शिवसेना को ही छीन लिया है। समझ रहे हैं, शिवसेना को ही छीन लिया है। वो भी किन से छीन लिया है? जिसने शिवसेना बनाया था उनके बच्चों से ही इन्होंने पूरी शिवसेना पार्टी को ही कर लिया है। और ये लगभग 2022 में सबसे अधिक चर्चित चेहरा रहा है एकनाथ शिंदे के रूप में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इनको शपथ दिलवाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है, देवेंद्र फडणवीस जो है वो अभी जो पूर्व सीएम थे उन्हें अभी प्रेजेंट टाइम पे उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
देश के 15वें राष्ट्रपति। अब आपको लगेगा कि यार सबको पता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, लेकिन यहां पर इसलिए मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि राष्ट्रपति का जो पूछा जाता है, ठीक है, उसमें 15वें राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपको मिलान के रूप में भी चीजें दे दी जाएं। ठीक है, मिलान के रूप में 1, 2, 3, 4 और इधर राष्ट्रपति लिख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 12, 13, 14, 15 और आपको मिलाने के लिए दे दिया जाए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 15 जितने भी राष्ट्रपति बने हैं अभी तक, उनकी लिस्ट एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद न्यायमूर्ति एन.वी. रमन थे उस समय, उन्होंने इनको शपथ दिलाया था। यहां से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। तो फिर यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भैया जब ये दूसरी हैं तो पहली कौन थी। ठीक है, आपको धोखा नहीं खाना है। पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल को चुना गया था। अब ये दूसरी बनी है तो हो सकता है प्रतिभा देवी पाटिल का नाम आपको ऑप्शन में दिया जाए, और यह भी हो सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पहली आदिवासी महिला, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की पहली आदिवासी महिला का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो 15वें नंबर की हैं, ये याद रखना है। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है। और इसके साथ ही जो पहली भारत की महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिभा देवी पाटिल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि पटवारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश की एक सीरीज चला रखी है एमसीक्यू के माध्यम से। उसमें सर ये भूषण सर हैं, ये भूषण सर एमसीक्यू के माध्यम से आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस भी उपलब्ध कराते हैं। और जैसे ये देखिए 13वीं क्लास है आर्टिकल्स में, तो कौन सा आर्टिकल कहां लगता है वो पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आप हमारे चैनल एग्जाम साधक में जाकर, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप सभी वीडियोस देख रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंग्लिश का सारा सिलेबस हम आपको उपलब्ध कराएं पटवारी एग्जाम के पहले। 15 तारीख से पटवारी का एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके पहले हम इंग्लिश आपका सारा कवर अप करा देंगे। इसलिए इंग्लिश के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने सर क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि उतना भी आप कर गए तो सबसे अच्छा काम आपके लिए होगा, क्योंकि सर के द्वारा क्या किया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिन व्यक्तित्वों का निधन हुआ है, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्तित्व तो आपको याद रखना है जिनका निधन हुआ है, शरद कुमार मुखर्जी। ठीक है, अब फिर दिमाग में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शरद कुमार मुखर्जी नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस विधा से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कवि और लेखक हैं, कहां के, बंगाली कवि और लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन्होंने 2 बहुत बड़ी संग्रह लिखा है। एक टू गॉड के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, टू गॉड के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो रचना है वो ब्रिज मोहन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सीधा पूछ लेगा कि ब्रिज मोहन जैसी कविताओं के लेखक कौन है, तो आपको टिक करना है शरद कुमार मुखर्जी को। ठीक है, तो यहां चीजें आपको समझ में आ गई। इनकी एक कविताओं का एक संकलन है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, द कैट अंडर द स्टेयर्स। क्या याद रखना है, कविताओं का एक संकलन है जिसका नाम है द कैट अंडर द स्टेयर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम बिरजू महाराज। बिरजू महाराज अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व है। सबसे पहले तो इस समय ट्रेंड चला है एग्जामिनेशन में कि इनका जो चलतू नाम रहता है, ठीक है, प्रचलित नाम रहता है, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि जो वास्तविक नाम होता है उस पर क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिरजू महाराज जी का जो वास्तविक नाम है वो है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। क्या नाम है, ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, तो पहला नाम आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, ये किससे संबंधित है, तो ये कथक नर्तक हैं। ठीक है,
क्या है, कथक नर्तक हैं, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अपने उत्तर भारत के लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिरजू महाराज। और एग्जाम में आने की काफी गुंजाइश है इसकी, ठीक है, काफी संभावना है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक के रूप में भी ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इब्राहिम सुतार। इब्राहिम सुतार कौन है, तो वो आपको याद रखना है, ये एक धार्मिक प्रवचन करता है इब्राहिम सुतार साहब, और इन्हें कन्नड़ का कबीर भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कन्नड़ के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है, तो कन्नड़ के कबीर के रूप में धार्मिक प्रवचनकर्ता इब्राहिम सुतार को जाना जाता है। और इब्राहिम सुतार चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2018 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत भी किया गया है, इस कारण ये बहुत अधिक चर्चा में है। उसके बाद ये सूफीवाद के पथ प्रदर्शक हैं, इनके प्रवचन संस्कृत के श्लोकों में भी कहते हैं, ये संत संस्कृत के श्लोकों में कहते हैं। सोचिए इनका धर्म दूसरा है और ये संस्कृत के श्लोकों में यूनिक काम कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में, इब्राहिम सुतार जी के बारे में। संत कबीर, रहीम के दोहे, कर्नाटक के महान संतों की कथन से पूर्ण ये चीजें इसमें सम्मिलित करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लता मंगेशकर जी की बात करते हैं। इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में पता है, फिर भी एज अ रिवीजन हम कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो लता मंगेशकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो पार्श्व गायकी के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए, पार्श्व गायकी के लिए प्रसिद्ध थी। ये शब्द आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है विधा से संबंधित कई ऑप्शन दे दिया जाए, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा और आपको पार्श्व गायकी के लिए लता जी को याद किया जाता है, याद रखिएगा। इनसे संबंधित और कौन सी बातें आपको याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 स्टार बनाइए और अलग से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो कैसे आ सकते हैं कि डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, नंबर 1, और नंबर 2 कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उसी तरह 1, 2, 3, 4, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 4 लोगों का नाम दे देंगे और उनके सामने वर्ष दे देंगे और उनको मिलाने के लिए कह देंगे, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था, हेमा था। हेमा, लता मंगेशकर जी का मूल नाम क्या था, हेमा था। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है कि 1989 में इन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ है और उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि लता मंगेशकर आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व तो है ही और साथ में इनका जन्म कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम बीबी कुरुंग के बारे में, ठीक है। तो सिक्किम के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, बीबी कुरुंग कौन है, तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और उसके बाद सिक्किम के इतिहास में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो बीबी कुरुंग का रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए। मैंने आपसे क्या बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, कम से कम उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत पालिए, क्योंकि यदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन 4 ऑप्शन में यह समझिएगा कि एक चीज, एक मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट का जरूर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कंचनजंगा पत्रिका इन्होंने निकाली थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कंचनजंगा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है बीबी कुरुंग का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। ये भी काफी चर्चा में रहे हैं 2022 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध संतूर वादक है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नाम दे देंगे आपको पंडित शिव कुमार शर्मा और पूछ लेंगे कि ये किससे संबंधित है, किस विधा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है संतूर वादक, ठीक है। उसके बाद संतूर के बारे में आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। अब इनकी डेथ हुई है तो उसके कारण क्या हुआ, संतूर वादक जो है वो चर्चा में आ गया। और हो सकता है कि जानना चाह रहे हो
जो आपके एग्जाम ले रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हो कि आपको शिव कुमार शर्मा जी के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी हस्ती थी। तो हो सकता है वो उनकी जगह में संतूर के बारे में पूछ लें और आपसे पूछ लें कि जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, तो संतूर को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा जी की एक और इंफॉर्मेशन है कि 1991 में इन्हें पद्मश्री और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। मतलब पद्म में जो 3 पुरस्कार होते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उनमें से 2 पुरस्कार से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव, ये भी काफी चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। उसके बाद 1996 से लेकर 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से भी इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया था। इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, आप इतना, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कवर अप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इला भट्ट, इला भट्ट जी का 89 साल की उम्र में डेथ हो गई है। ये भी अपने आप में काफी चर्चा में रहने वाली महिला रही हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सेवा संस्थान इन्होंने बनाया है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1977 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 1977 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2011 में इन्हें शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह चीज भी आपको इला भट्ट जी के बारे में याद रखना है। 1972 में इन्होंने स्वश्रेयी महिला सेवा संघ, जिसे सेवा के नाम से जाना जाता है, इस संगठन को इला भट्ट जी ने स्थापित किया था। ठीक है। तो इला भट्ट जी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, हो सकता है पूछ ले कि सेवा संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको इला भट्ट का नाम याद रखना है। उसके बाद हो सकता है पूछ ले कि 1977 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला का नाम क्या था, तो वहां भी इला भट्ट का नाम आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आपको याद रखना है सिडनी पॉइटियर। क्या नाम याद रखना है? 3 स्टार बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडनी पॉइटियर, सिडनी पॉइटियर को क्यों याद रखना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि 1963 में ऑस्कर जीतने वाले ये पहले अश्वेत हैं। ठीक है। कौन है? पहले अश्वेत हैं। 3 स्टार बनाइए। और दूसरी बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिडनी पॉइटियर किससे संबंधित है, तो ये अमेरिकी अभिनेता हैं। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इनसे संबंधित मूवीज के बारे में देख लेते हैं। तो टू सर्व विथ लव, इन द हीट ऑफ द नाइट और गेस हुज कमिंग टू डिनर जैसे शानदार फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इतनी इंफॉर्मेशन सिडनी पॉइटियर के बारे में सफिशिएंट है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। इनकी मृत्यु हो गई है। 70 वर्षों से अधिक वर्षों तक शासन करने वाली ये बालमोरल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई है। एक सामग्री के रूप में इनकी सबसे लंबी समय तक यूके में इन्होंने अपने पद में सेवा दी है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1997 में वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने अंतिम बार भारत में आई थी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। एक तो 50वीं वर्षगांठ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लीजिए। और इनकी डेथ हुई है। करंट अफेयर से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो करंट में घटित होती है घटना, उसके वो पास्ट में जाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यहां पर देखिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो भारत की 50वीं वर्षगांठ, ठीक है, और ये इतना बड़ा व्यक्तित्व 1997 में भारत आया था। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि भारत में शामिल होने वाले महान व्यक्तित्व कौन थी। 50वीं वर्ष, भारत के 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने वाली व्यक्तित्व कौन सी थी, और उसमें महारानी एलिजाबेथ का नाम, एलिजाबेथ द्वितीय का नाम दे दे और अन्य नाम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिखाइल गार्बाचेव।
जिन्होंने विश्व इतिहास पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो इस नाम से वो अछूता नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि रूसी और सोवियत राजनेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के अंतिम नेता के रूप में ये काम किए हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और दूसरी बात, इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बात है कि 1990 में अमेरिकी नेता रोनाल्ड रीगन के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु हथियार समझौते पर बातचीत करने के लिए इन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है अपने आप में, इसलिए इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अब निधन की। वर्ल्ड से और इंडिया से संबंधित जो महान व्यक्तित्वों का जो इस बार स्वर्गवास हुआ है, निधन हुआ है, उनसे संबंधित हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। अब मध्य प्रदेश से संबंधित जो निधन हुए हैं महान व्यक्तित्वों की, उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं नियुक्तियों की, नवीनतम नियुक्तियों की। नियुक्तियों से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय को एक साथ रख देते हैं और मध्य प्रदेश में जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं उनको हम अंतिम में मध्य प्रदेश के विशेष के रूप में सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस हमारे साथ आपको बने रहना है। चलिए अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ। इस समय बड़ा चलन चला है, ठीक है, वनडे एग्जाम में खासकर, कि बैंकों के, रेलवे में तो पहले पूछे जाते थे जो एग्जामिनेशन होते थे, लेकिन अब जो वनडे एग्जाम है, एमपीपीएससी में भी एक दो बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी छोड़ना उचित नहीं है, कवर अप करना जरूरी है। तो अतुल कुमार गोयल यदि पूछा जाए आपसे, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पंजाब नेशनल बैंक काफी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्स का पीएनबी में जो विलय हुआ है, वो विलय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एसबीआई के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बन गई है। कौन? पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए इनके एमडी और सीईओ का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से कहिए तो रिपीट कर दूं कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीएनबी किनके विलय से बनी है, तो आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना है आपको यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नाम, इसके साथ और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दोनों का विलय होकर किसके साथ विलय हुआ है? तो पीएनबी के साथ विलय हुआ है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। तो अनिल कुमार लोहाटी जी बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी की जगह इन्हें रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह ऐसे समय में पदभार संभालेंगे जब रेलवे बोर्ड राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए चीजों को बदलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी नियुक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन काफी चर्चा में रहा है। और कब चर्चा में रहा है? कोरोना के टाइम में, जब गंगा नदी के किनारे बहुत सारी लाशें मिली हैं, तब ये मिशन बहुत अधिक चर्चा में रहा है। जो भी ताना भी मारता था कोई विपक्ष का आदमी, तो इस योजना का नाम जरूर लिया करता था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, तो इसके महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार जी का नियुक्ति की गई है। जहां पर जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं को इन्होंने मंजूरी दी है। उसके बाद इनका जो लोकप्रिय नाम है वो द रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जी अशोक कुमार जी को जाना जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दूं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष, अब ये नाम भी काफी चर्चा में रहा है। कई विपक्ष के लोगों ने ये तक कह दिया कि मोदी जी के कारण, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कारण इनको पद छोड़ना पड़ा। किसका पद छोड़ना पड़ा? तो आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर हो गए हैं, कुछ दिन पहले ये गवर्नर थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये किसकी जगह में नियुक्त किए गए हैं? तो डीजे पांडियान के पद पर ये नियुक्त किए गए हैं। 2016 से लेकर 2018 तक आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में इन्होंने
काम किया है, ये चीजें आपको याद रखनी है। AIIB एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और हो सकता है कि आपसे स्थापना पूछ ले, क्योंकि स्थापना बहुत पुरानी नहीं बल्कि जनवरी 2016 की है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है बात है कि AIIB के संस्थापक सदस्यों में से भारत एक सदस्य है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह किसका नाम लिया है, तो डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया है। के सिवन का चेहरा आपको याद होगा, मोदी जी से किस तरह गले मिलके वो रोए थे। ठीक है, आप याद करिए कि वो कौन सा इसरो का जो प्रोजेक्ट था वो असफल हुआ था, तब वो डॉक्टर के सिवन मोदी जी से कई बार वीडियो में आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिवन जी के स्थान पर किसे बना दिया गया था, डॉक्टर एस सोमनाथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, 3 स्टार बनाइए और इनका नाम भी आप नोट डाउन करिए। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, और इन्होंने किसके स्थान पर पद ग्रहण किया है, तो केबी सुब्रह्मण्यम। ठीक है, यहां पर ये नाम इसलिए हम बताते हैं कि कभी भी ऑप्शन में आएगा तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन यही रख दे, पहले वाला और जो अभी बने हैं वो वाला। तो हो सकता है बहुत लोग यदि नहीं पढ़े होंगे और उनको पुराना ही याद होगा, तो वो ये पुराना केबी सुब्रह्मण्यम को टिक करके आ जाएंगे और वी अनंत नागेश्वरन उनका नहीं लगाएंगे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जो वर्तमान है उनके बारे में हम बात कर ले और उसके बाद जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष। अब आप भी विद्यार्थी हैं तो कम से कम यूजीसी के नए अध्यक्ष का नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी जो हैं वो यूजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये किसका स्थान लेंगे, तो धीरेन्द्र पाल सिंह का स्थान कौन लेने वाले हैं, एम जगदीश कुमार। ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो एम जगदीश कुमार हैं ये जेएनयू में कुलपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नियुक्तियों के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा हमने ऐसा नहीं किया है कि नियुक्तियों की हम ढेर लगा दें। ढेर लगाने से क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो हाथ से मिस हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां ही आपको उपलब्ध कराएंगे। एक सीमित मात्रा में हम आपको नियुक्तियां उपलब्ध कराएंगे जिसके कारण आप आगे बढ़ें। ठीक है, अब एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में टाटा सेंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि कहां टाटा और कहां एयर इंडिया। तो साहब बात यह हुई है कि हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। और जब टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है तो अपने ही आदमी को बिठाएगा। तो टाटा सेंस के जो चेयरमैन थे एन चंद्रशेखर, तो टाटा सेंस की जो कमेटी है उसने डिसाइड किया कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को बिठा दिया जाए। ठीक है, इससे पहले टाटा समूह ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर अयाशी को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया था और यह काफी विवादित रहा है। ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एयर इंडिया के चीफ या अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको यह नाम याद रखना है, एन चंद्रशेखर। मैंने आपको क्यों बोला ये इस 3 स्टार बनाने के लिए यहां पर, क्योंकि ये नियुक्ति काफी चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि तुर्की के जो एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष थे इल्कर अयाशी को लेकर काफी विवाद हुआ है। ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम उनको यूपीएससी के बारे में जरूर पता है। और जब यूपीएससी के बारे में पता है तो उनके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी का नाम आपको उनके अध्यक्ष के रूप में याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो प्रदीप कुमार जोशी जी का स्थान लिया है। एक पुराना नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं और नया नाम क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन मैंने अभी आपको समझाया। प्रदीप कुमार जोशी हमारे मध्य प्रदेश
आयोग के भी, ठीक है, एमपीपीएससी के भी प्रमुख रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, छत्तीसगढ़ पीएससी के भी प्रमुख रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी, अपने आप में एक बड़ा नाम है, ठीक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम BAI। BAI क्या है? तो BAI है बैडमिंटन, BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय बैडमिंटन संघ के का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को BAI का अध्यक्ष चुना गया है, वो भी निर्विरोध चुना गया है। उसके पहले भी वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वर्ष 2017 में पहली बार BAI के अध्यक्ष चुने गए थे, ये याद रखना है आपको। और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के भी ये सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नए थल सेना अध्यक्ष का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मनोज जी पांडे को जो है देश के नए थल सेना के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किस नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। अच्छे से नाम याद कर लीजिए, पूछे जाने की पूरी संभावना है। 3 स्टार बनाइए और नाम नोट डाउन करिए। डॉक्टर सुमन के बेरी को जो है नीति आयोग का 3रा उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और ये किसका स्थान लेंगे? बहुत लोगों को धोखा होगा, राजीव कुमार टिक करके मत आइएगा। अब ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, इनकी जगह में डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया है। उसके बाद तो हम बात कर रहे थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में। एक चीज इसके साथ आपको और याद रखनी है कि अमिताभ कांत जी को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान समय के कौन है, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध को लेकर बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। और इसे 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था, जो अभी नई सरकार बनी थी 2015 में मोदी जी की, और उसके बाद फिर से सरकार मोदी जी की ही बनी है। उस लिहाज से नीति आयोग के उपाध्यक्ष और कम से कम CEO का नाम आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम के लिहाज से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम G20 के भारत के नए शेरपा के बारे में। जब शेरपा की बात करते हैं तो सबसे पहले शेरपा को समझ लीजिए कौन। कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम होता है या अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होते हैं, तो उसमें किसी भी देश का जो प्रतिनिधित्व होता है, मतलब देश को रिप्रेजेंट करता है, उस शिखर सम्मेलन में उसे शेरपा कहा जाता है, ठीक है। यहां पर लिखा भी है कि किसी अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में किसी देश सरकार का प्रतिनिधि किया जाता है, ठीक है। तो उसमें किसको चुना गया है? अमिताभ कांत जी को चुना गया है G20 में शिखर सम्मेलन के नए शेरपा के रूप में, ठीक है। और अमिताभ कांत जी, काफी नाम आपने रट्टा मारा होगा, नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं। कौन? ठीक है। और वर्तमान कौन है? अमिताभ कांत का नाम याद रखना है। और इनके पहले कौन थे? तो आपको याद रखना है, अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और उसके बाद के पूर्व CEO रहे हैं। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIA के महानिदेशक के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता जी की नियुक्ति की गई है। ये बात आपको याद रखना है। इस पद पर वह कुलदीप सिंह, जिन्हें अतिरिक्त प्रभाव में रखा गया था, प्रभार दिया गया था, उनके स्थान में इनको नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी नियुक्ति की है, तो न्यायाधीश विनीत सरन जी का नाम आपको याद रखना है। और विनीत सरन जी से संबंधित क्या अन्य बात महत्वपूर्ण है, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे हैं, विनीत सरन जी। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डीके जैन के स्थान पर इन्हें स्थापित किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वाइस एडमिरल संजय महेंद्र को देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये सबमरीन और नेविगेशन विशेषज्ञ हैं। इस पद पर इन्होंने रवनीत सिंह को प्रतिस्थापित किया है, मतलब रवनीत सिंह की जगह में इन्हें डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इस पर 3 स्टार बना सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली तो राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको याद रखना है। राजीव कुमार देश के और कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये किनके जगह पर नियुक्त किए गए हैं, तो सुशील चंद्रा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को बना था और इसी की याद में 25 जनवरी को वोटर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और याद रखना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के नए उपराज्यपाल का अभी वर्तमान समय में नाम याद रखना आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये काफी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, क्यों चर्चा में रहते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार और दिल्ली के जो उपराज्यपाल रहते हैं उनके मध्य बीच में बहुत अधिक विवादास्पद एक दूसरे पर टीका टिप्पणी चलती रहती है। दिल्ली सरकार कोई काम करती है, कोई फाइल भेजती है, तो राजभवन से वो फाइल बाहर निकलती ही नहीं है। ठीक है, काफी चर्चा में रहते हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। विनय कुमार सक्सेना जो है वो दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो अनिल बैजल जी की जगह इन्होंने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इस समय ट्रेंड चला है कि उनका पूरा नाम दे देगा आपको ऑप्शन में। अब जैसे इनका पूरा नाम क्या है जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, वैसे तो ये कौन है, DY चंद्रचूड़, इसी नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब आप कोई करंट अफेयर्स की पुस्तक में देखेंगे तो DY चंद्रचूड़ के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम याद रखना है आपको, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या नाम है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। और नंबर दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हो सकता है कि ये सीधे सीधे आपको नंबर देके पूछ लें कि 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या हो सकता है आपसे पूछ लें कि 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको उदय उमेश ललित जी के नाम पर टिक करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसमें आपको उदय उमेश ललित जी का नाम याद रखना है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जिन मुद्दों पर इन्होंने अपने निर्णय सुनाए हैं, सबरीमाला काफी चर्चा में रहा है, उस पर इन्होंने निर्णय दिया है। अयोध्या केस के बारे में तो आपको पता ही है कितना चर्चा में रहा है। निजता के अधिकार के मामले में इन्होंने निर्णय दिया है और धारा 377 के मामले में भी इन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है DY चंद्रचूड़, और इनके पिताजी भी जुडिशरी के से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो समीर V
कामत को, किसे? समीर वी कामत को डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 स्टार बना के आप रखिए, ठीक है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो जी सतीश रेड्डी जी की जगह किसने ले ली है? समीर वी कामत जी, ठीक है। उसके बाद कामत डीआरडीओ में नौसेना प्रणाली और सामग्री के महानिदेशक भी रह चुके हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देश के महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमण को देश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इन्होंने के वेणुगोपाल जी का स्थान लिया है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दोनों नाम देखने को मिले, पूछ लें कि देश के नए या वर्तमान महाधिवक्ता का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हो सकता है उसमें दोनों नाम दे दें, वो वेंकट रमण जी का भी नाम दे दें और के वेणुगोपाल जी का भी नाम दे दें, ठीक है। 2010 में आर वेंकट रमण जो है भारत के विधि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो ऋतुराज अवस्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2024 तक भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में विस्तार कर दिया है। यह अभी काफी चर्चा में रहा है, इसलिए इनके अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं और 3 स्टार बना लीजिए। 22वें भारतीय विधि आयोग यदि आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपको ऋतुराज अवस्थी जी को टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे बनाया गया है? तो साजी केवी को बनाया गया है, ठीक है। किसे बनाया गया है? साजी केवी को बनाया गया है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंटागन के शीर्ष पद पर नामित भारतीय मूल की महिला कौन सी है? हो सकता है आपको नाम दे दे, राधा अयंगर प्लम्ब का नाम आपको याद रखना है। और ये अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा डिफेंस फॉर एग्जीक्यूशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद पर नामित भी इन्हें किया गया है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अब कॉफी ब्रांड जो है स्टारबक्स जो है उसका प्रमुख या उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मण नरसिंघन को। अब ये कॉफी ब्रांड जो है ना, अकेले मत जाइएगा, बहुत महंगा है। कभी यदि आपको ऐसी जरूरत लगती है कि भाई 2 लोग जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें तो आप किसी तरह खर्चा उठाएंगे यदि 2 लोग जाते हैं। और 2 लोगों से मतलब आप समझ रहे होंगे कि कौन से 2 लोग स्टारबक्स में जाएं। तो कभी भी जाइए, एंजॉय करिए, लेकिन याद रखिए जब बैठिए स्टारबक्स में तो सीईओ का जरूर नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाए। इसके साथ ही कुछ अन्य सीईओ के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के, जिसमें भारतीय प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, सत्या नडाला साहब हैं। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण साहब हैं। उसके बाद अल्फाबेट इंक के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई साहब हैं। ट्विटर के प्रमुख कौन है? तो पराग अग्रवाल साहब हैं। ये सारे नाम आपको याद रखना है। स्टारबक्स में एक बार कॉफी जाके जरूर पीजिएगा, ठीक है ना। अकेले तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बड़ा दिक्कत होती है स्टारबक्स में कॉफी, लेकिन कोई साथी मिल जाए आपको, साथी किसी भी तरीके का हो सकता है, तो वहां जाके आप स्टारबक्स में कॉफी जरूर पीजिएगा, एंजॉय करिएगा, लेकिन इसके सीईओ का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एससीओ के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको आपको याद रखना है। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग को, किसको? चीन के हैं, नाम तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि झांग मिंग को बनाया गया है। इन्होंने व्लादिमीर नोरोव का स्थान लिया है। किसका लिया है? व्लादिमीर नोरोव का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं। ओपेक के नए महासचिव बनाए गए हैं कुवैत के हैथम अल घैस को। किसको बनाया गया है? ओपेक के नए महासचिव कुवैत के हैथम अल घैस को बनाया गया है। और जो ये ओपेक है, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद इराक में की गई है और इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, आप दिमाग पे बिठा लीजिए, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है।
अब अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चारनिया के बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नासा ने भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चारनिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नामित किया है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने अपने साथी भारतीय अमेरिकी भव्य लाल का स्थान लिया है। नासा में शामिल होने से पहले चारनिया ने विश्वसनीय रोबोटिक्स में उत्पाद रणनीति के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब हमने आपको एक हेडिंग दी थी जब हम माइंड मैप की बात कर रहे थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में बता रहे थे, तो वहां पर एक शब्द आपको मिला था प्रथम। ठीक है, तो अब हम प्रथम की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहली बात, तो पहला जो महत्वपूर्ण बात है कि राफेल लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट, हालांकि आप लोग काफी लोगों को पता भी होगा लेकिन इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवांगी सिंह का नाम आपको याद रखना है। उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। इतना आसान नहीं होता है, यहां बैठ के हम इसके बारे में भले ही कुछ सोच लें कि ये आसान होगा या ट्रेनिंग के बाद, लेकिन इसको चलाना ही अपने आप में काफी टफ काम होता है। तो ठीक है, शिवांगी सिंह का नाम आपको याद रखना है। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भी इनका नाम है। उसके बाद इसके पहले गत वर्ष में भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक शिवांगी सिंह का नाम याद रखना है और दूसरा भावना कंठ जी का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम में सेबी की बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें पहली बार, ठीक है, इस पद पर पहली बार प्रथम महिला माधवी पुरी बुच, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। माधवी पुरी बुच को जो है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में प्राजक्ता कोहली को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? प्राजक्ता कोहली को। यह नाम आपको याद रखना है। मोस्टली सेन इनको उपनाम से इनको जाना जाता है, ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसको घोषित बनाया गया है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को। किसको? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिकी CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 स्टार बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि CSIR की सबसे पहली बार महिला की नियुक्ति हुई है, इसलिए एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये भारतीय परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रही हैं। और PCI, इसमें भी आप 3 या 4 स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। कौन? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये जो प्रथम वाली चीजें हैं ये पूछी जा सकती हैं। और आप अभी देखिए, जितनी भी संस्था हमने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है और इनसे जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऋतु खंडूरी भूषण जी। ये कौन है? तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्योंकि पहली है महिला अध्यक्ष उत्तराखंड में। आप देखेंगे तो जितने भी विधानसभा भारत में है उसमें आप बहुत कम विधानसभाओं की ऐसी संख्या है जिसमें पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ऋतु खंडूरी भूषण का नाम आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो अशोक कुमार जी का नाम आपको याद रखना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लीजिए। अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट लड़ाकू एविएटर
कौन है? तो अभिलाषा बराक का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर हैं, ठीक है। इन्हें कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया गया है। इनके बारे में अन्य जानकारी, वर्ष 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई से भारतीय सेना में इन्हें शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो कैप्टन शिवा चौहान का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टार बनाइए, इसको नोट डाउन करिए कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन शिवा चौहान का नाम आपको याद रखना है। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान है, ठीक है। काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैप्टन शिवा चौहान का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो एमी बर्नाशिप्ट, पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका में, ठीक है। एमी बर्नाशिप्ट का नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ वह अमेरिकी नौसेना के इतिहास में किसी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूज हैं और आपको याद रखना है इस नाम को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दक्षिणी ध्रुव को अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला, दोनों हैं, ठीक है। भारतवंशी भी हैं और अश्वेत महिला हैं। हरप्रीत चंडी का नाम आपको याद रखना है। कौन? हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी अश्वेत महिला हैं। पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, पोलर प्रीत के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। 40 दिनों में लगभग 1127 किलोमीटर की यात्रा करने की बाद यह उपलब्धि इन्हें मिली है। अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इतने वर्षों के बाद। हालांकि हमारे भारत देश की भी स्थिति को आप बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद में आज तक कोई भी महिला नहीं बैठी है। ये बात अलग है कि जैसे 33 टोटल जो चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनमें से महिलाएं नियुक्त हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे भारत में भी अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो आयशा मलिक पाकिस्तान की हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में आपको माल्टा की रोबाल्टा मेट्सोल जो यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है। वह यूरोपीय संसद की पहली महिला उपाध्यक्ष हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सियोमारा कास्त्रो की। सियोमारा कास्त्रो, ये आपको याद रखना है, एक होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। सियोमारा मारो कास्त्रा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। होंडुरास की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं और एमपीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो वनडे एग्जाम में तो पूछे ही जा सकते हैं। इस पद पर इन्होंने जुआन और लैंडो हर्नांडेज का स्थान लिया है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैटलिन नोवाक कौन है। तो हंगरी की पहली महिला, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोला है, ये जो पहला वाला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, पहली वाली चीज अवेलेबल करा रहे हैं, पहली नियुक्ति हो गई पद में, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हंगरी की पहली महिला कौन है? कैटलिन नोवाक है। 3 स्टार आप बनाइए और लिखिए। इससे पहले वे देश की मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली अफेयर्स रही हैं। इस पद पर इन्होंने जानोस अडेर का स्थान लिया है। तो आपको हंगरी की पहली राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई हैं? कैटलिन नोवाक का नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश। इतने बड़े इतिहास में इतना
डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में सोचिए ऐसी स्थिति थी कि कोई भी अश्वेत महिला आज तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंची है। सेम पाकिस्तान में अभी हमने चर्चा करी, ठीक है। तो केतन जी ब्राउन जैक्सन का नाम आपको याद रखना है। किसका? केतन जी ब्राउन जैक्सन। ये थोड़े से नाम टफ हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो हम ये जो क्लास हो रही है इसकी पूरी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको सीधे जाना है, उस लिंक को टच करना है, आप हमारे सीधे चैनल में जाएंगे और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए, ठीक है, जिससे वो सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। इस पद पर वो जस्टिस स्टेफन शेयर की जगह लिया है उन्होंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टोगो के गिलबर्ट एफ हांगुबो को। किसको नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट एफ हांगुबो को नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर चयनित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ILO वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए और इनका नाम याद रखिए। आप पूछा जा सकता है क्या नाम? टोगो के एल्बर्ट एफ हांगुबो, ठीक है। या तो नोट डाउन कर लीजिए या तो पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर आरती प्रभाकर जी की। किसकी बात करते हैं? डॉक्टर आरती प्रभाकर जी के। भारतीय मूल की प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर आरती प्रभाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये, ठीक है। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और अश्वेत दोनों हैं, ठीक है। जहां भी आपको इस तरह की चीजें पढ़ने को मिले कि वो पहली महिला भी हैं और अश्वेत भी हैं, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डीना बालुआर्टे, क्या नाम याद रखना है आपको? डीना बालुआर्टे पेरू के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो डीना बालुआर्टे जो है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और पेरू के बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है, उस लिहाज से भी। और लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार डीना बोलुआर्टे जो है वो पेरू की लोकतांत्रिक इतिहास में इन्हें शामिल किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो ने देश में संसद को भंग करने और इमरजेंसी सरकार बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पेरू कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया था। ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डीना बोलुआर्टे का नाम आपको याद रखना है। ये पेरू से राष्ट्रपति पद संभालने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डीना देश की उपराष्ट्रपति थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम सम्मान और पुरस्कार से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सम्मान और पुरस्कार की। सम्मान और पुरस्कार की वैसे चर्चा ने एक पूरा वीडियो ही हमने बना के डाला है, ठीक है। तो आप हमारे एग्जाम साधक के जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें ईयरली करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, तो हमने इस क्लास में कुछ सम्मान और पुरस्कार व्यक्तित्व के रूप में शामिल कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अजय कुमार कक्कड़। अजय कुमार कक्कड़ को क्या किया गया है कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एक बार याद रखिएगा आप कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में अजय कुमार कक्कड़ को चुना गया है। उसके बाद ब्रिटेन के वार्षिक नववर्ष सम्मान सूची में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान ये कहलाता है जो अजय कुमार कक्कड़ जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। तो भारतीय मूल प्रोफेसर वेंकी को, किसको? वेंकी को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? मैंने बार बार बोला है कि भारतीय मूल से संबंधित यदि कोई बात होती है तो आपको उसे याद रखना है। वेंकी जी का नाम आपको याद रखना है। यह सम्मान रामकृष्णन की विज्ञान के प्रति विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। रामकृष्णन नवंबर 2015 से नवंबर 2020 तक यूके की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
चर्चित खेल व्यक्तित्व हैं। वैसे हमने स्पोर्ट्स का भी एक ईयरली करंट अफेयर्स का जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक की सारी बातें सम्मिलित करके हमने स्पोर्ट का एक अलग वीडियो बनाया है। लेकिन उसके अलावा भी जो चर्चित खेल व्यक्तित्व हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो उन्मुक्त चंद्र क्यों चर्चा में है, ये क्रिकेटर हैं, सबको पता है। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू T20 लीग बैक बेस लीग में खेलने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी ये बन गए हैं। इस लीग में बेलबर्न रेनगेट्स की तरफ से होबर्ट हैरिकन्स के विरुद्ध पदार्पण किया है इन्होंने। उन्मुक्त चंद ने अगस्त 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं AIFF के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो कल्याण चौबे जी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है, कल्याण चौबे को चुना गया है। और उससे भी हंसी वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 85 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अध्यक्ष चुना गया है वो पूर्व खिलाड़ी रह चुका है। आप सोचिए कि हमारे भारत देश की ऐसी स्थिति है कि उन्हें अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है जिन्हें खेल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस सही पद में सही व्यक्ति को बिठाने में कितने साल का समय लग गया, तो 85 साल का समय लग गया। वास्तव में एक सोचनीय विषय है। चौबे से पहले अध्यक्ष रहे कौन, प्रफुल्ल पटेल, जो एक बड़े राजनेता हैं, आपको पता होगा। प्रिय रंजन दास मुंशी पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं, इन्हें भी अध्यक्ष के पद पर रखा गया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये भी काफी चर्चा में रहे हैं। और क्यों चर्चा में रहे हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का साथ छोड़ने के बाद रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर को ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हो सकता है केवल आपको अल नासर दे दिया जाए, किससे संबंधित है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए अल नासर का नाम आपको याद रखना है। उन्होंने 2025 तक के लिए अल नासर के साथ डील कर ली है। अल नासर ने अब तक 9 बार सऊदी अरब लीग जीती है। आखिरी बार यह क्लब 2019 में चैंपियन बना था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। जल्दी जल्दी एक नजर डालते हैं, ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। केवल ब्रांड का नाम याद रखना है और उसका एम्बेसडर कौन है उसका नाम याद रखना है। तो विद्या बालन जी से शुरू करते हैं। तो विद्या बालन जी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये आपको याद रखना है। इंश्योरेंस ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 2006 में की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर की। तो शाहरुख खान जी को कोको कोला ने बॉलीवुड अभिनेता अपने लोकप्रिय उत्पाद थम्स अप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ये पहले पेप्सी के साथ जुड़े हुए हैं। इतना नाम केवल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत ब्रिटेन संस्कृत मंच के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 या 4 स्टार बना के आप नोट डाउन कर लीजिए। AR रहमान साहब को भारत ब्रिटेन संस्कृत मंच का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अपने आप में एक बड़ी बात है और इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त जॉन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के निर्देशक बारबरा बिकम द्वारा सीजन ऑफ कल्चर लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य कला शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके के सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो रवि किशन शुक्ला जी को। ये नाम आप याद रखिएगा, काफी चर्चा में रहते हैं अपने वक्तव्यों के कारण, बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य देते रहते हैं। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग को खत्म करने का जो वर्ष नियुक्त बनाया है वो 2025, मतलब 2025 के पहले राष्ट्र को क्षय रोग उन्मूलन समाप्त कर देना है। ये पूछा जा सकता है कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष तक बनाया गया है, तो वर्ष 2025 तक बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। बंधन बैंक की बात कर लेंगे तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सौरभ गांगुली जी हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाता है। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल के वैश्विक एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, किसको, मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल
का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो कंपनी है बेजोस, ठीक है, भारत की प्रमुख एडटेक बेजोस, ठीक है, फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी को बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा ये थी कई न्यूज़पेपरों में कि बेजोस घाटे में चल रही है। ये घाटे में चल रही है, आप खुद अंदाजा लगाइए, ठीक है। चलिए, एजुकेशन फॉर ऑल बेजोस एक सोशल इंपैक्ट पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे देना चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेली का करंट अफेयर्स अपने चैनल में सुबह 6:45 में आपको उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेष बात है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि ये केवल हम 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम 10 या 12 खबरें ही होती हैं पूरे दिन की, जिन्हें जानना आपके लिए आवश्यक होता है। तो सीधी बात, नो बकवास को ध्यान में रखते हुए हमने डेली करंट अफेयर्स अपने चैनल एग्जाम साधक में आपको उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक के बहुत सारे करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के रूप में जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स होती हैं, वो सारी चीजें आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, जिसका नाम है एग्जाम साधक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश स्पेशल की बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल, नेशनल जितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी व्यक्तित्व और नियुक्तियों के बारे में, वो सारी चीजें हमने कवर अप कर ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के स्पेशल के बारे में। इसमें भी हम वो सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सौम्या तिवारी जी से। ये कौन है? तो युवा क्रिकेटर सौम्या तिवारी को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इन्हें चुना गया है। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें सीधे उप कप्तान के रूप में चुना गया है। 3 स्टार बनाइए। सौम्या तिवारी किस खेल से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सौम्या तिवारी किस विधा से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा सौम्या प्रदेश की पहली क्रिकेटर हैं जिनका चयन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुआ है। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विनीत शर्मा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर निवासी विनीत शर्मा ने देश के सबसे बड़े पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। विनीत शर्मा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस विधा से संबंधित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और शिवांगी पांडे जी का नाम याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये भोपाल की रहने वाली हैं, पहले तो ये याद रखना है आपको। दूसरी बात थाईलैंड के फुकेत में आयोजित ग्लैमोन मिसेज इंडिया 2022 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ये है शिवांगी पांडे, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूजा ओझा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है मध्य प्रदेश से? वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कनाडा में किया गया था, जहां भारत की ओर से चंबल संभाग भिंड जिले से पूजा ओझा ने VL1 महिलाओं के 200 मीटर पैरा कैनो रेस में 1:34:18 के समय, मतलब इतने समय में इन्होंने रजत पदक जीता है। ये बात आपको याद रखना है। तो पूजा ओझा जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1 मिनट 34 सेकेंड है, ये गलती से मैंने अनुपात में पढ़ दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार शांता भूरिया का नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में 4 मई को भील समुदाय की युवा चित्रकार शांता भूरिया, पहले तो आपको नाम याद रखना है, किस विधा से संबंधित है वो भी याद रखना है। तो शांता भूरिया जो है वो चित्रकारी से संबंधित है, ये याद रखना है। झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ है। और शांता भूरिया भील समुदाय की चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई की बेटी हैं। भूरीबाई का नाम आपने काफी सुना होगा, तो भूरीबाई की बेटी कौन है ये आपको याद रखना है, शांता भूरिया। और ये भी बहुत बड़ी चित्रकार हैं, ये नाम आपको याद रखना है। अब श्रेया अग्रवाल जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किन्होंने इलावेनिल वलारियन, श्रेया अग्रवाल
और रमिता की तिकड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लिया है। इन तीनों के नेतृत्व में भारतीय महिला शूटिंग टीम ने बाकू में खेले गए टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीकम जोशी जी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, तो आपको याद रखना है कि भोपाल के टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। नवाब जहां बेगम क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है कि ये भोपाल की रहने वाली हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये पेंटिंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हाल ही में नाइफ गोल्ड पेंटिंग के लिए हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। नवाब जहां बेगम चाकू की नोक से पेंटिंग बनाती हैं और रंगों के साथ 24 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करती हैं। बहुत महंगी चित्रकार हैं और बहुत फेमस हैं, नॉट ओनली मध्य प्रदेश बट आल्सो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका नाम काफ़ी फेमस है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि नवाब जहां बेगम किस विधा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि पेंटिंग आर्टिस्ट हैं ये और चाकू की नोक से पेंटिंग करने वाली महिला हैं। अब निधन, मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण निधन हुए हैं महान व्यक्तित्वों के, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ जान लेना। पेमा फत्या का नाम आता है, तो झाबुआ जिले में रहने वाले हैं। पिथौरा चित्रकला से ये संबंधित है। पिथौरा पेंटिंग को पिठौरा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ये पेमा है, प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया था। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में वार्षिक तुलसी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का नाम। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक हैं, कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ है। ठीक है। संस्थापक कहे जाते हैं। पाकिस्तान में मोहसिन ए पाकिस्तान कहा जाता है इन्हें। ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म 1 अप्रैल 1936 में जहांगीराबाद भोपाल में हुआ है, इसलिए इस लिहाज से ये मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब्दुल कादिर खान का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियां की जो मध्य प्रदेश में हुई हैं। तो पहला नाम हमारे सामने आता है रवि विजय कुमार मलिमठ। इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले श्री रवि विजय कुमार मलिमठ 28 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं, पुरुषेंद्र कौरव की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें 8 अक्टूबर 2021 को नियुक्त किया गया है। 26 मार्च 2020 को श्री कौरव को द्वितीय बार मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर भी नियुक्त किया जा चुका है, 2 बार। इससे पूर्व 6 जून 2017 से दिसंबर 2018 तक मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आगे बढ़ते हैं, अरविंद कुमार शुक्ला जी की चर्चा कर लेते हैं, जो 29 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अरविंद कुमार शुक्ला जी की नियुक्ति की गई है। राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी प्रशांत सिंह किसमें है, तो मध्य प्रदेश के 19वें महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। 3 स्टार बनाइए और इनका नाम आपको याद रखना है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, IPS सुधीर सक्सेना जी की बात करते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रमुख निधन हुए हैं, जो प्रमुख खेल से चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, इन सब के बारे में हमने मध्य प्रदेश विशेष में चर्चा कर ली है। ठीक है। अब हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि अगली क्लास जो हमारी रहेगी यही साल वाली, मतलब जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में जो भी खबरें होंगी वो खबरें किससे संबंधित होंगी, तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, सूचकांक इंडेक्स के बारे में बताने वाले हैं और प्रमुख युद्ध अभ्यास जो हैं इनके बारे में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं वार्षिक करंट अफेयर्स की जो अगली क्लास हमारी
रहेगी। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इंग्लिश की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में चल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में चल रही है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन टाइम है और हम कोई भी चीज डालेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकॉन आप जरूर दबाइए। ठीक है, उसके बाद इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।